कभी सोचा है कि एक रॉकेट खाली अंतरिक्ष में आगे कैसे बढ़ता है? मेरा मतलब है वहां धक्का देने के लिए कोई हवा तो होती नहीं है। हम आमतौर पर यही सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पीछे किसी चीज को धक्का देना पड़ता है, राइट? लेकिन स्पेस तो बिल्कुल खाली है। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे होता है? इसका जवाब हमारी दुनिया के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के नियमों में छिपा है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे यूनिवर्स की रूल बुक में डाइव करते हैं। मोशन के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन, ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए कोई थ्योरेटिकल रूल्स नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज की हरकत को यही कंट्रोल करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मोशन के एक बहुत पुराने भ्रम को तोड़ेंगे, फिर न्यूटन के 3 यूनिवर्सल लॉज, मोमेंटम का कंजर्वेशन, अदृश्य बल, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन को समझेंगे, और हाँ, लास्ट में कुछ बहुत ही कॉमन गलतफहमियों का भी पर्दाफाश करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, गति का भ्रम और कैसे 1-2 हजार साल पुराना मिथ टूटा। आपको पता है, महान दार्शनिक अरस्तु की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उन्हें लगता था कि किसी भी चीज को चलाते रहने के लिए उस पर लगातार फोर्स यानी बल लगाते रहना पड़ता है। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? लेकिन फिर आए गैलीलियो। उन्होंने इस मिथक को एकदम तोड़ दिया। उन्होंने समझाया कि फोर्स मोशन को बनाए नहीं रखता, बल्कि फ्रिक्शन या घर्षण उसे धीमा करता है। इमेजिन कीजिए एक एकदम स्मूथ बर्फ का सरफेस और उस पर फिसलती हुई एक हॉकी पक। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होना तो वो पक बिना किसी नए धक्के के हमेशा के लिए चलती रहेगी, लिटरली अनंत काल तक। अब आते हैं न्यूटन के 3 यूनिवर्सल नियमों पर, जो मैकेनिक्स की असल नींव हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट पर या एक समान स्पीड में चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स काम न करे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फोर्स का काम मोशन को बनाए रखना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का काम मोशन को बदलना है। जब तक बाहर से कोई धक्का या खिंचाव नहीं मिलेगा, कोई भी चीज अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। नो वे। और अपनी स्थिति ना बदलने की इसी जिद को हम इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। ये बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला, रेस्ट का इनर्शिया। याद है, जब बस अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। दूसरा है मोशन का इनर्शिया। बस के अचानक ब्रेक मारने पर हम आगे गिरते हैं। और तीसरा है डायरेक्शन का इनर्शिया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब कार तेजी से मुड़ती है तो हम एक तरफ झुक जाते हैं। है ना एकदम रिलेट करने वाली चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं संवेग यानी मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन की तरफ। जब मास मोशन में होता है तो असल में क्या होता है? देखिए, मोमेंटम सिर्फ स्पीड नहीं है, ये मास और वेलोसिटी दोनों का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो P = mv, मतलब भारी और तेज चलने वाली चीजों का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। और यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। दिशा हमेशा मायने रखती है। न्यूटन के दूसरे नियम को समझना है तो भारी ट्रक और हल्की बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक भारी ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, राइट? इसलिए उसमें मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होता है और उसकी स्पीड बदलना काफी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ एक हल्की बाइक पर अगर आप बिल्कुल उतना ही फोर्स लगाएं तो वो बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि मास परफेक्टली डिसाइड करता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फिजिक्स की इस दुनिया में हम इस फोर्स को नापते कैसे हैं? न्यूटन में। 1 न्यूटन एग्जैक्टली उस फोर्स को कहते हैं जो 1 किलोग्राम मास वाली चीज में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। बस यही है फोर्स को नापने का सबसे एक्यूरेट और यूनिवर्सल तरीका। अब आते हैं न्यूटन के 3rd लॉ पर। ये तो आपने पक्का सुना होगा, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हमारे चलने का प्रोसेस ही देख लीजिए। स्टेप 1, हमारा पैर जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है, ये है एक्शन फोर्स। स्टेप 2, जमीन हमारी बॉडी को आगे की तरफ धकेलती है, ये है रिएक्शन। यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं, इसलिए वे कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। और जब किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता ना, तो वहां काम करता है मोमेंटम के कंजर्वेशन का नियम। इसका मतलब है कि किसी भी टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम हमेशा टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। इंटरनल फोर्सेस पेयर्स में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और यही वो थ्योरी है जो हमारे शुरुआत वाले सवाल का एकदम सटीक जवाब देती है। एक रॉकेट स्पेस में इसलिए उड़ पाता है क्योंकि वो भारी मात्रा में गैसों को पीछे फेंकता है। मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए गैसों का रिएक्शन फोर्स रॉकेट को आगे धकेलता है। इसके लिए बाहर किसी हवा की जरूरत ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग, राइट?
चलिए अब बात करते हैं उन अदृश्य बलों या इनविजिबल फोर्सेस की जो हमारी रियल वर्ल्ड मैकेनिक्स को चलाते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई इनविजिबल फोर्सेस हैं जो हर सेकंड हर चीज को खींच या धकेल रहे हैं। जैसे हमारा वेट जो ग्रेविटी की वजह से हमें हमेशा नीचे की तरफ खींचता है। फिर है नॉर्मल फोर्स जो कोई भी सरफेस चीजों को सपोर्ट करने के लिए परपेंडिकुलर या लंबवत रूप से ऊपर की तरफ लगाती है। फिर टेंशन आता है जो किसी रस्सी या धागे के खींचने पर पैदा होता है। और फाइनली स्प्रिंग फोर्स जो एक खिंची हुई स्प्रिंग को वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम करता है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, घर्षण और वृत्तीय गति। अक्सर लोग इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। टाइम के साथ फ्रिक्शन कैसे बदलता है ये काफी फैसिनेटिंग है। फ्रिक्शन असल में सरफेस के माइक्रोस्कोपिक खुरदुरेपन की वजह से होता है। टाइम 0 पर जब चीज रुकी होती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। ये एक प्रो लेवल सीक्रेट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को आपके धक्के के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फिर 3 सेकंड पर यह अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जैसे ही चौथे सेकंड पर चीज फिसलने लगती है, काइनेटिक फ्रिक्शन टेक ओवर कर लेता है। यह थोड़ा कम होता है क्योंकि तब सरफेस आपस में मजबूती से लॉक नहीं हो पाते। अब सर्कुलर मोशन को देखते हैं। जब कोई चीज गोल घूमती है ना, तो भले ही उसकी स्पीड सेम हो, उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही होती है। अब डायरेक्शन बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स तो चाहिए ही। इस सेंटर की तरफ खींचने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपीटल या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। पर मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई नया फोर्स नहीं है। कई बार टेंशन, ग्रेविटी या फ्रिक्शन ही भेष बदलकर सेंट्रीपीटल फोर्स का काम कर रहे होते हैं। और अब हमारे एक्सप्लेनर का ग्रैंड फिनाले, कुछ बहुत ही कॉमन गलतफहमियों को हमेशा के लिए तोड़ना। चलिए फटाफट कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। क्या गति के लिए हमेशा फोर्स चाहिए? बिल्कुल गलत। फोर्स सिर्फ गति को बदलने के लिए चाहिए। क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं? गलत, क्योंकि वो अलग अलग चीजों पर लगते हैं। क्या कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है? सर्कुलर मोशन के केस में ये पूरी तरह गलत है। और लास्ट, क्या फ्रिक्शन हमेशा बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम ना चल पाएंगे और ना ही हमारी गाड़ियों में ब्रेक लग पाएंगे। तो इन सब कमाल के नियमों को समझने के बाद एक बात तो तय है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना वजह मूव नहीं करता। हर एक बदलाव के पीछे कोई ना कोई फोर्स है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। चूंकि कोई न कोई बाहरी बल गति में हर बदलाव को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, तो जरा सोचिए, इस वक्त हमारे आसपास ऐसे कौन से अदृश्य बल काम कर रहे हैं जो अभी इसी वक्त चीजों की दिशा और स्थिति को लगातार बदल रहे हैं? सोचिएगा जरूर।